एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिंदी साहित्य और व्याकरण का महाक्विज, जिसमें कुल टॉप 30 क्वेश्चंस हैं और उनकी व्याख्या है। तो इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपकी हर सरकारी नौकरी की परीक्षा जैसे टेट हो गया, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी और एसएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर प्रश्न का आपको उत्तर विस्तृत व्याख्या के साथ मिलेगा ताकि आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके 30 में से कितने उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अनायास में कौन सा समास है? तो देखिए, इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है। तो इसमें पहला पद क्या है? अन, तो इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। दूसरा प्रश्न, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पावक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पाव धन अक, और यह अयादि संधि का एक उदाहरण है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि अयादि संधि का जो नियम है वह यह है कि अ के साथ जब अ जुड़ता है तो वहाँ आव बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पाव धन अक है, अर्थात अव और अक, तो इसलिए ये अयादि संधि है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती हैं, जो कि मूल स्वर माने जाते हैं। उनमें हैं अ आ, ई, उ, री, ए और ओ औ। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह सार्वनामिक विशेषण है, अर्थात सर्वनाम यह है, और जब संज्ञा के पहले अर्थात घोड़ा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का यह नियम होता है कि जो विशेषता होती है वो संज्ञा से पहले शब्द सर्वनाम का आता है। तो संज्ञा के पहले जो शब्द लगता है सर्वनाम का, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जलना, अर्थात किसी की सफलता या खुशी से जलन महसूस करना। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो है बुढ़ापा। यह एक अवस्था या भाव को दर्शाता है, जबकि लड़का, पेड़, गंगा यह व्यक्तिवाचक में जाएंगे। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष, अर्थात उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति और वहीं अपकर्ष का अर्थ होता है गिरावट। तो इसलिए यहाँ पर जो पर्याय होगा वो होगा अपकर्ष। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है वो है अम्बु। अम्बु का अर्थ होता है जल या पानी। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात घृणा या अरुचि। निःशुल्क शब्द में कौन सी संधि है? तो निःशुल्क शब्द में आपकी विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग क्या देखिए चिन्ह लगा हुआ है, निह धन शुल्क। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं इस शब्द का, तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है अजात अर्थात न जन्मा और धन शत्रु, तो इसलिए यहाँ पे होगा एक शब्द अजात शत्रु। लाल है जो मिर्च किस प्रकार का समास का उदाहरण है? तो लाल है जो मिर्च यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, अर्थात पहला पद यहाँ लाल जो है विशेषण है और दूसरा पद क्या है? विशेष्य है। तो कर्मधारय समास में पहला पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो इसलिए ये कर्मधारय समास है। यह व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो यह व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य, क्योंकि जब आप यह बोलिए तो वह आपकी जो जिह्वा है वह तालु से छूती महसूस होगी आपको, तो इसलिए ये तालु उच्चारण स्थान इसका तालु है। निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए, तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वह है आम्र, अर्थात संस्कृत का मूल शब्द तत्सम कहलाता है और संस्कृत का मूल शब्द आम्र है और इसका तद्भव शब्द आम होगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है वह है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह यह होगा कि उसने गाना गाया, ना कि उसने गाना गाया है।
यहाँ पे सिर्फ है जुड़ जाने के कारण से यह वाक्य अशुद्ध हो गया है और इसमें से जब है हम हटा देंगे तो वो शुद्ध वाक्य की ओर जाएगा। साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो साकेत महाकाव्य की नायिका है उर्मिला। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह पर केंद्रित है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और यह भारतेंदु जी का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक नाटक है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि तुलसी, सूर, कबीर जैसे महान कवियों की रचनाएं इसी काल में हुई थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो जनमानस की भाषा है और उस वक्त वहाँ की जनमानस की भाषा क्या थी? तो अवधी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने यह महाकाव्य की भाषा अवधी ही रखी थी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है और इसको लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार का नाम है सुमित्रा नंदन पंत और उन्हें यह पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। जो उनकी कृति थी चिदम्बरा, उसके लिए यह पुरस्कार उनको मिला था। चित्रधार काव्य की भाषा क्या है? तो चित्रधार काव्य की भाषा है ब्रज भाषा और यह जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रज भाषा की रचनाओं का संग्रह है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और उन्होंने यह नाम क्यों दिया? उन्होंने रासो ग्रंथों की प्रधानता के कारण यह नाम दिया इस काल को। सूरसागर किस कवि की रचना है? तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र और यह उपन्यास उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। एक भारतीय आत्मा नाम से कौन कवि जाने जाते हैं? तो एक भारतीय आत्मा नाम से माखनलाल चतुर्वेदी कवि जाने जाते हैं और वे राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास और कबीर निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ था और जगदीश गुप्त इनके संपादन में हुआ था इलाहाबाद से। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के संस्थापक थे विठलनाथ। इन्होंने 1565 ईस्वी में 4 शिष्यों को मिलाकर इसकी स्थापना की थी। हिंदी की पहली आत्मकथा किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक को माना जाता है और इसकी रचना की थी बनारसी दास जैन द्वारा ने ही। अर्धकथानक को लिखने वाले हैं बनारसी दास जैन, इनके द्वारा यह रचित है और 1641 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।